हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोम नंबर 3, दैट इज अ टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय लेस्ले नॉरिस। सो स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग विद द पोएम, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब आप लोगों को क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सेंट्रल आइडिया, ये सब कुछ आपको अब रेगुलरली मिलता रहेगा। और क्लास 11th एंड 12th के ग्रामर के वीडियोस भी अब आपको मिलते रहेंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियोस ऑन टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। मैं आप लोग को पोएम के सभी स्टैंजास को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और हम लोग डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। पोएम को पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि इसमें पोएट कहना क्या चाहते हैं। इस पोएम में पोएट एक जू में रहने वाले, जो कि एक केज के अंदर कन्फाइंड है, एक ऐसे टाइगर के बिहेवियर को एक ऐसे टाइगर से कंपेयर करते हैं जो कि जंगल में रहता है। अब दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. ही यहाँ पर टाइगर को कहा है एंड स्टॉक्स मतलब होता है फॉलो करना, चलना। विविड विविड मतलब होता है ब्राइट कलर, बहुत ही डीप चमकीले रंग। एंड स्ट्राइप्स मतलब होता है धारियां। केज मतलब वो पिंजरा जहां पे टाइगर कन्फाइंड है। पैड्स यानी पॉज ऑफ टाइगर, मतलब कि टाइगर के पंजों को यहाँ पे पैड्स कहा गया है। एंड वेलवेट, वेलवेट आप लोग जानते हैं एक बहुत ही सॉफ्ट सा, शाइनी सा एक फैब्रिक होता है। एंड क्वाइट मतलब शांत। एंड रेज का मतलब होता है एंगर, एक्सट्रीम एंगर, मतलब कि बहुत ज्यादा क्रोधित होना। अब पोएट कह रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, कि टाइगर के जो शरीर पर है वो बहुत ही डीप ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स हैं, मतलब धारियां हैं। आप लोग जानते हैं कि टाइगर के शरीर पर ब्लैक कलर की धारियां होती हैं और उसके स्किन का जो कलर होता है वो ब्राइट ऑरेंज या फिर येलो होता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब ये जो टाइगर है वो चल रहा है अपने केज के अंदर। फ्यू स्टेप्स यानी कि कुछ कदम। अब कुछ कदम यहाँ पर क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि केज का एक अपना साइज होता है, तो उसी के हिसाब से वो उसका जो एरिया है उसी में वो चल रहा है। और उसके शरीर पर जो है वो बहुत ही ब्राइट कलर की चमकीले रंग की धारियां हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे हैं वो कैसे हैं, वेलवेट क्वाइट, मतलब उसके जो पंजों की जो सरफेस है वो बिल्कुल वेलवेट की तरह है, एकदम सॉफ्ट है। तो जब वो चलता है तो बिल्कुल क्वाइट रहता है, मतलब उसके पंजों की आवाज, उसके कदमों की आवाज नहीं आती है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज किया है। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है बहुत शांत, और रेज का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो जब कोई बहुत क्रोधित होता है तो फिर वो शांत नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे शोर होता है। लेकिन यहाँ पे टाइगर क्या कर रहा है कि वो अपने केज के अंदर कन्फाइंड है और इस बात का उसे बहुत ही गुस्सा भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो सिर्फ चुपचाप शांति से चल रहा है अपने केज के अंदर। नेक्स्ट स्टैंजा इज ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम देयर पास। लर्किंग का मतलब होता है छिप करके अपने शिकार का इंतजार करना। स्लाइडिंग मतलब होता है धीरे धीरे खिसकना। वाटर होल यानी कि वाटर बॉडी, जैसे कि पॉन्ड जहां पे पानी भरा होता है। प्लम्प मतलब कि मोटे। एंड डियर जिसका मतलब होता है हिरन, जो कि टाइगर का फेवरेट प्रे होता है। अब पोएट यहाँ पर जंगल में रहने वाले टाइगर और एक जू में रहने वाले टाइगर जो कि केज में कन्फाइंड है, उसके बिहेवियर को कंपेयर कर रहे हैं। जो जंगल में टाइगर रहता है वो करता क्या है कि जो वाटर बॉडी होती है उसके पास में जो लंबी लंबी घास होती है, उसी के शैडो के बीच में वो छुप करके और वहां पर पानी पीने के लिए जो
मोटे प्लम्प डियर आते हैं उनका इंतजार करता है शिकार करने के लिए। लेकिन जो केज के अंदर जो कन्फाइंड है टाइगर, जो जू में है, उसे करना क्या चाहिए? उसे इस समय जंगल में रह करके वाटर बॉडी के पास में जो हिरन आते हैं उनका छुप करके शिकार करने के लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इस समय जू के केज में कन्फाइंड है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं? He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. स्नार्लिंग का मतलब होता है दहाड़ मारना गुस्से में। जंगल एज यानी जंगल का किनारा। बारिंग, बारिंग मतलब होता है कोई भी चीज दिखाना, शो करना। और फैंक्स मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल, मतलब कि उसके बहुत ही तीखे दांत। एंड क्लॉज मतलब होता है पंजे। टेरराइजिंग मतलब होता है आतंक मचाना, डराना। एंड विलेज से यहाँ मतलब है गांव के लोग जो वहां पर गांव में रहते हैं। तो अब पोइट क्या कहते हैं कि जो केज में जो टाइगर रहता है उसे एक्चुअल में करना क्या चाहिए? उसे जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं वहां पर उसके चारों ओर उसे घूमना चाहिए। एंड स्नार्लिंग मतलब कि उसे जोर से दहाड़ना चाहिए और चेतावनी देनी चाहिए कि मैं आ रहा हूं। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। और उसे जोर से दहाड़ मार करके अपने तीखे तीखे दांतों को दिखाना चाहिए, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। और जितने भी विलेजर्स हैं वहां पर, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको डराना चाहिए। अब वो दोनों टाइगर्स के बिहेवियर को, जो जंगल में रहते हैं और जो जू में रहता है उसके टाइगर के बिहेवियर को है वो कंपेयर कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो जंगल में टाइगर रहता है वो बहुत ही फिरोशियस होता है, बहुत ही गुस्से में रहता है। वो वहां के आसपास जो गांव है वहां पे जो लोग रहते हैं उनको डराता है। लेकिन जो जू में टाइगर रहता है उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। एक्चुअली में उसे करना क्या चाहिए? उसे जंगल के किनारे जो घर बने हैं उसके चारों ओर घूमना चाहिए, उसे जोर से दहाड़ना चाहिए, अपने तीखे तीखे दांतों को और पंजों को दिखा करके गांव वालों को डराना चाहिए। In the next stanza, poet says, "But he locked in a concrete cell his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors." कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है? बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। मतलब हम लोग बिल्डिंग को बनाने के लिए या ब्रिजेस या घरों को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो कंक्रीट होता है। इसमें मटेरियल को जब मिक्स करते हैं और वो सूख जाता है तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इस टाइगर की जो सेल है, जो उसकी केज है, वो भी कंक्रीट मटेरियल की बनी हुई है, वो बहुत ही हार्ड है। बार्स मतलब होता है सलाखें, जो केज की जो सलाखें हैं, रॉड्स हैं। स्टॉकिंग मतलब होता है घूमना, चलना। एंड इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना। और विजिटर्स मतलब जो वहां पर घूमने के लिए आते हैं जू में, जो टाइगर को देखने के लिए आते हैं, ये उन लोग की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब पोइट क्या कह रहे हैं कि जो जू में जो टाइगर है वो अपनी कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो भी उस सलाखों के पीछे ही है। मतलब कि वो उन रॉड के पीछे ही बंद हो गई है, क्योंकि अब वो सेल के अंदर जो है वो कुछ कर नहीं सकता, वो किसी पे अटैक नहीं कर सकता और किसी को अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता। तो उसकी जो ताकत है वो भी उस बार के पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब वो अपने केज की जितनी भी लंबाई है, जितनी बड़ी उसकी केज है, वहां पर वो इधर उधर बस घूम रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो विजिटर, जो घूमने के लिए लोग वहां पर आते हैं, जो उसे देखने के लिए लोग आते हैं, वो उसे इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है, वो उन्हें अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो गुस्सा भी दिखाएगा या उनपे अटैक भी करेगा तो वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है। Further, the poet says he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. लास्ट वॉइस यानी कि आखिरी आवाजें, पेट्रोलिंग कार
पेट्रोलिंग का मतलब होता है चौकीदारी करना। और ये जो कार हैं, ये कौन सी कार्स हैं पेट्रोलिंग कर रही हैं? ये पुलिस की कार्स होती हैं, जो कि रात में चक्कर लगाती रहती हैं सिक्योरिटी के लिए। तो इनको लास्ट वॉइस क्यों कहा गया है इन पेट्रोलिंग कार्स को? क्योंकि जो विजिटर्स होते हैं, जो वहां के आसपास के जो रहने वाले लोग होते हैं, वो बहुत रात में बाहर नहीं निकलते, और वहां पर जो लास्ट आवाजें हैं वो किसकी आती हैं? पेट्रोलिंग कार्स की, जो कि पुलिस की होती हैं। स्टेयर्स मतलब होता है घूरना, ध्यान से देखना। ब्रिलियंट यानी कि चमकदार। तो अब पोइट कह रहे हैं कि ये जो टाइगर है वो रात में जो लास्ट आवाजें हैं, जो आखिरी आवाजें हैं, और वो किसकी हैं? पेट्रोलिंग कार की, मतलब कि चौकीदारी करने वाली जो कार होती है पुलिस की, उनकी आवाजों को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकदार आंखों से ध्यान से देखता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो रात में आसमान में जो चमकदार तारे होते हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखता है। तो पोइट एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि रात के समय जो है वो टाइगर बहुत ही सैड है, वो बहुत ही डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि वो जेल के अंदर कन्फाइंड है और वो कुछ कर नहीं सकता। वो केवल क्या कर रहा है? खुले आसमान को देख रहा है जहां पे तारे चमक रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी इसके एक्सप्लेनेशन को देखा, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है। लिटरेरी डिवाइसेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राइम स्कीम देख लेते हैं। इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? जो बच्चे राइम स्कीम नहीं जानते, मैं आप लोगों को बता दूं कि राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जब आपके किसी पोएम के एक लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है वो उस पोएम के या उस स्टैंजा के किसी दूसरे वर्ड से, मतलब जो लास्ट में आया हो उस वर्ड से राइम कर रहा हो, उसकी साउंड मैच कर रही हो, तो उन दोनों लाइंस को एक अल्फाबेट का लेटर दे दिया जाता है। अब जैसे कि स्ट्राइप्स, ये आपका पहला वर्ड है यहाँ पर। अब आप देखें स्ट्राइप किससे मैच कर रहा है? स्ट्राइप्स की राइम किससे मैच कर रही है? केट से नहीं। स्ट्राइप्स क्वाइट, ये भी मैच नहीं कर रहा है। स्ट्राइप्स रेज, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में अब हम इसको ए लेटर दे देंगे, और इसके बाद में अब हम दूसरा देखेंगे केज किससे मैच कर रहा है? रेज से। तो अब हम इसको, ये दोनों की साउंड मैच कर रही है, तो इसे हम सेम लेटर दे देंगे बी बी। और क्वाइट, ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसको दे देंगे सी। तो पूरे पोएम में यही राइम स्कीम फॉलो हुई है, ए बी सी बी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब किसी नॉन ह्यूमन क्वालिटी को या किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो कोई पर्सन हो, कोई लिविंग बीइंग हो, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर टाइगर को के लिए जो है वो ही प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। आप जानते हैं कि ही का यूज जो किसी सजीव प्राणी के लिए किया जाता है, किसी लिविंग बीइंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ टाइगर के लिए किया जा रहा है, तो टाइगर को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया है। नेक्स्ट है आपका इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? जब आपके पोएम की एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो और वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो, तो उसे इंजैबमेंट कहते हैं। अब आप इस लाइन को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये दूसरी लाइन में कंटिन्यू है, तो इसे इंजैबमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जब पोएट रीडर्स के माइंड में कोई सीन क्रिएट कर दे, जिससे कि हम लोग सोच सकें, विजुअलाइज हम लोग कर लें किसी चीज को कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो उसको इमेजरी कहते हैं। अब इमेजरी जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। तो हमारे दिमाग में जो है इसका एक सीन बन जाता है, तो हम लोग सोच लेते हैं हाँ जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है केज के अंदर, तो इसको इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। नाउ कॉन्सोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कि आपकी पोएम की एक लाइन में जो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होगी। अब ये जो साउंड है वो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट का यूज जो है वो किया गया है। देखिए यहाँ पे एस साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, एस स्टॉक्स, यहाँ पर भी एस इन हिज,
यह एस, और स्ट्राइप्स का एस। तो ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंस है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो एसोनेंस हमें देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस जो होता है रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। ठीक है, जैसे कॉन्सोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरह से एसोनेंस जो है वो रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड होता है। अब ये भी कॉन्सोनेंस की तरह वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। जैसे कि आप लाइन 1 में देख रहे हैं कि आई साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है इन हिज विविड एंड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे आई साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, ये एसोनेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज एक साथ एक लाइन में करना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वाइट और दूसरा रेज। क्वाइट होता है बिल्कुल शांत और रेज होता है बहुत गुस्सा। तो अगर कोई बहुत गुस्से में है या क्रोध में है तो वो शांत नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ शोर मचाएगा, चिल्लाएगा। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं, इनका एक साथ यूज किया है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? तो अलग अलग प्रकार की चीजों को, दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को आपस में कंपेयर करना। अब यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट, इसमें यहाँ पे मेटाफर देखने को मिल रहा है। पैड्स ऑफ वेलवेट, अब ये जो पोएट के जो पंजे हैं उनको वेलवेट एक जो कपड़ा है उससे कंपेयर किया जा रहा है। मतलब कि उसके जो उसके जो पंजों की जो सरफेस है वो बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट है, गद्देदार है, जैसे कि वेलवेट फैब्रिक होता है। तो उसके पंजों को वेलवेट फैब्रिक से कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर मेटाफर है। अब स्टैंजा 2 की पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम शैडो, इसके बाद में ग्रास, पास, ये राइम कर रहे हैं, और होल। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी बी। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, टाइगर को ही यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट हमें इंजैबमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये जो लाइन है, सेकंड लाइन, वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, दूसरे में कंटिन्यू है, तो इसे इंजैबमेंट कहते हैं। अगेन इमेजरी का यूज हो रहा है, हम लोग इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि शेर जो है वो घूम रहा है जंगल में और वो छुप करके बैठा हुआ है किसी वाटर बॉडी के पास में शिकार करने के लिए, तो यहाँ पे इमेजरी का भी यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? व्हेन टू और मोर consecutive वर्ड्स आर स्टार्ट विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जब एक के बाद दूसरे लगातार आने वाले वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लम, पास। यहाँ पे पास साउंड जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है, पी आप देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा, आइए सबसे पहले इनामी स्कीम देख लेते हैं। हाउसेस ए, एज विलेज बी, बी एंड क्लॉज, इसको सी देंगे, तो इसकी राइम स्कीम हुई ए बी सी बी। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, टाइगर के लिए ही यूज किया है, तो टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है। अगेन हम यहाँ पर इंजैबमेंट देख रहे हैं। स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है और ये दूसरी लाइन में कंटिन्यू है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट है। अगेन यहाँ पर इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो टाइगर है वो बहुत जोर से दहाड़ रहा है और वो अपने तीखे व्हाइट दांत दिखा रहा है, अपने पंजे दिखा रहा है और वो जंगल में घूम रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर एसोनेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में ओ साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे शुड, अराउंड, हाउसेस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड लाइन में आई साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, बेरिंग, हिज, वाइट, हिज। यहाँ पे आई साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे एसोनेंस है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ओनमाटपिया। ओनमाटपिया क्या होता है? ये एक साउंड वर्ड होता है। जैसे किसी वर्ड को पढ़ करके पता चले कि यहाँ पे किसी साउंड की बात हो रही है,
तो उसे ओनमाटपिया कहते हैं, जैसे कि स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग मतलब कि दहाड़ना, तो यहाँ पर ओनमाटपिया है। फोर्थ स्टैंजा में भी सेम राइम स्कीम रिपीट हुई है, सेल, बार्स, विजिटर्स एंड केज, यानी ए बी सी बी। इसके बाद में अगेन पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, ही, हिज, ये टाइगर के लिए यूज किया गया है, तो टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट हम इमेजरी देख रहे हैं। यहाँ पर इमेजरी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो टाइगर है वो एक कंक्रीट के बने पिंजरे में बंद है और वो इधर उधर टहल रहा है, तो ये हम इमेजिन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फिर से यहाँ पर एसोनेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि लाइन 1 में ई साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, ही, लॉक्ड, कॉन्क्रीट, सेल, तो यहाँ पे ई साउंड प्रोमिनेंट है। और इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि लाइन 4 में जो है वो आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो यहाँ पे आई साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एसोनेंस है। फिर इसके बाद लाइन 2 और 3 में हमें कॉन्सोनेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एस साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, हिज, स्ट्रेंथ। इसके बाद बार्स, लाइन 3 में स्टॉकिंग एंड हिज। नेक्स्ट हमें एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है बिहाइंड बार्स में। यहाँ ब साउंड से जो है वो स्टार्टिंग हो रही है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टैंजा, सबसे पहले राइम स्कीम, वही सेम राइम स्कीम रिपीट हो रही है, ए बी सी बी। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, ही, यहाँ पर टाइगर के लिए यूज किया है, तो टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। इसके बाद में अगेन हमें यहाँ पे इमेजरी देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि शेर जो है वो रात में अपने केज में बैठा हुआ आवाज सुन रहा है और आसमान में सितारे देख रहा है। नेक्स्ट एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है, ही हेयर्स, यहाँ पे ह साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसके बाद में हम एसोनेंस देख रहे हैं लाइन 3 में, यहाँ पर आई साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि विद हिज ब्रिलियंट, तो इसमें आई साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एसोनेंस है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर दिस पोएम। आई होप आप लोग को पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।